एक ऐसा बच्चा जिसको उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसके घर पर ही उसके माता-पिता द्वारा दी गई और अगर आज के समय के हिसाब से देखें तो उस बच्चे ने जब स्कूल में प्रवेश लिया तो सीधा 7वीं कक्षा में प्रवेश लिया। ऐसा बच्चा जिसको उसकी माताजी बचपन में श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में छपने वाली जो खबरें थी उस समय की न्यूज़पेपर्स के अंदर, उनको जब रॉयल सोसाइटी में फेलो बनाया गया या वो उसके उनके बारे में और भी जो खबरें उस समय छपती थी, वो सब खबरों के बारे में उनकी माताजी उस बच्चे को बताती थी। ऐसा बच्चा जो जब बड़ा हुआ, कॉलेज में गया तो फिज़िक्स मनपसंद सब्जेक्ट था, फिज़िक्स को चुना लेकिन इतना आत्मविश्वास कि फिजिक्स तो हो ही जाएगा, अब कुछ मैथमेटिक्स में करके देखना चाहिए। तो अपने प्रोफ़ेसर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे फिजिक्स की बजाय मैथमेटिक्स की एडिशनल क्लासें लगाने का आप छूट दीजिए, मुझे उसमें मन है क्लासें लगाने का और खूब सारी मैथमेटिक्स की क्लासें अपने कॉलेज में अटेंड की क्योंकि पूरा भरोसा था कि फिजिक्स तो कर ही लूँगे। उसके बाद ऐसा स्टूडेंट जिसने आगे चलकर अमेरिका से पीएचडी किया और उसके बाद उनको उनके काम के लिए जो 1931 में उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में काम किया, उसके लिए उनको 1983 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया और वो भारतीय थे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीवी रमन के वैसे तो भतीजे भी थे। ये कोट मैं आपको रिमेंबरिंग चंद्रा नाम की पुस्तक जो मेरे पास है, वहाँ से लेकर के बता रहा हूँ। उस पुस्तक में एक और छोटा-सा किस्सा जो ज़िक्र किया है एएन महेश्वरी ने, जो अमेरिका में पीएचडी करने के लिए गए और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उनके सुपरवाइज़र थे। एएन महेश्वरी ने बताया कि जब वो अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद यहाँ आए और बाद में शिमला यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने अपने जॉब स्टार्ट किया, पढ़ाना, अध्यापन का कार्य उन्होंने जो शुरू किया शिमला यूनिवर्सिटी में जाके, तो 1973 में यानी नोबेल प्राइज़ मिलने से 10 साल पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जब दिल्ली आए तो उनसे मिले और पूछा कि सब कैसे चल रहा है? तो उनका जवाब था कि सब ठीक है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत प्राकृतिक एक माहौल है जहाँ पर मैं हूँ, लेकिन रिसर्च का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने पूछा कि ऐसा क्या है कि आपको क्या प्रॉब्लम है आपके काम के अंदर? तो उन्होंने पूछा कि मेरे पास जर्नल्स नहीं हैं जिसको लेके मैं अपना रिसर्च का काम आगे बढ़ा सकूँ। विदाउट किसी भी बारे में सोचे हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने उनको बोला कि आप मेरा पूरा का पूरा जो जर्नल्स का कलेक्शंस है फ्रॉम 1935 आप पूरा का पूरा वो ले लीजिए और अपना काम शुरू करिए। तो इस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एचपीयू यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को अपना पूरा का पूरा जर्नल का कलेक्शन दिया और वहां से उनके जो स्टूडेंट थे एएन महेश्वरी उन्होंने अपना रिसर्च का काम शुरू किया और ये ऑब्वियसली भारत की गुरु शिष्य परंपरा को भी दिखाता है कि कैसे एक उस महान व्यक्तित्व ने जितना फिजिक्स के अंदर काम किया बाद में नोबेल प्राइज मिला बिना सोचे समझे अपना सारा का सारा जर्नल्स का जो कलेक्शन था अपने शिष्य को दिया ताकि वो आगे काम कर सके और भी स्टूडेंट्स टीचर्स उन सबको इस्तेमाल करके अच्छा अध्ययन कार्य रिसर्च के फील्ड में वो ज्यादा से ज्यादा कर सकें। और इसी के साथ मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका दायु साइंस कम्युनिकेशन के इस खास एपिसोड, खास इसलिए क्योंकि इस एपिसोड में हम किसी ना किसी एक किताब को रिव्यू करते हैं, जिस किताब को किसी ने लिखा हो या किसी ने अच्छे से पढ़ा हो, जिसके मन में हो कि मैंने इस किताब को पढ़ा है या लिखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस किताब का मैसेज जाना चाहिए। तो उस तरीके से इस प्रोग्राम विज्ञान की किताब जिसका नाम है, इसका ये दूसरा एपिसोड है और इसी के साथ आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी है, तो उसके लिए भी हम सभी डॉक्टर्स को, पूरे भारत के डॉक्टर्स को और पूरे विश्व के डॉक्टर्स को हम सैल्यूट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ कठिन समय के अंदर काम किया है। और अब मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा और नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडेज गेस्ट जिन्होंने इस किताब को लिखा है। आप इस किताब को देख सकते हैं, इसकी हार्ड कॉपी मेरे पास है और इस किताब का मेरे पास होना और इसको डिस्कशन करना भी दोनों का एक मजेदार किस्सा है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अनिल कुमार थानवी। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद अजय जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और DYAU के सभी मेंबर्स, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बहुत ही विनम्रता से और संयोगपूर्ण ढंग से मुझे सुनेंगे और आप सभी से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप इसको पूरा एक पॉजिटिवली
सुनेंगे और आगे जो भी प्रश्नों का जवाब देना होगा मैं देने का प्रयास करूंगा। और इसमें जो मुख्य बातें होगी आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उस पर आपके भी कुछ जिज्ञासाएं होगी, आपके भी कुछ प्रश्न होंगे। प्रयास करूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम में मैं क्या है कि उसको समेट लूं। हो सकता है कुछ बातें छूट भी जाए, तो हम चर्चा जारी रखेंगे ग्रुप के माध्यम से, इस विज्ञान मंच के माध्यम से आगे। जी, पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और कुछ खास धन्यवाद आपका इसलिए भी क्योंकि आज कुछ वीकेंड नहीं है। जनरली हमारा ये प्रोग्राम वीकेंड पे आता है, लेकिन आपने अपना कीमती समय आज इस प्रोग्राम के लिए निकाला है, जैसे कि आपसे चर्चा हुई थी, तो उसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले वो जो किस्सा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आपको भी अच्छे से याद होगा कि ये पुस्तक आपने मेरे को लगभग 2-2.5 साल पहले भेजी थी मेरे घर के ऊपर, जब हमारी चर्चा हुई थी। लेकिन उस समय क्योंकि मैं तो अपनी पढ़ाई, जो मेरा काम चल ही रहा है पढ़ने पढ़ाने का, वो चल ही रहा था। उस समय कुछ ऐसा विचार नहीं था कि और ना कभी सोचा था कि इस किताब को लेके ऐसे आपके साथ चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका अपना एक बहुत लंबा अनुभव है। जब पहले हमारी प्रोग्राम से पहले बात हुई है तब आपके बारे में कई जो अनछुए पहलू हैं वो मेरे को जानने के को मिले हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल से जो लोग हमें देख रहे हैं वो बहुत बार आपके कुछ फेसबुक के पोस्ट्स देखते होंगे, अलग अलग तरीके से आपके द्वारा जो चीजें कन्वे की जाती हैं उनके बारे में वो लोग देखते होंगे जरूर। तो होपफुली वो लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, या जितने व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं सबके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और ये मंच हमारा इसीलिए है कि जो भी थॉट्स किसी के दिमाग में हैं और उनके पास उनको लेके कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं और उसको लेके उन्होंने कुछ भी काम किया है, ऐसा ही सर मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ऐसा ही एक शो हम रिसर्चर्स के साथ भी करते हैं, जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी हमारे साथ जर्मनी से भी एक मैम जुड़े थे जिन्होंने नेचर में जिनका पेपर पब्लिश था वो थे। उसके बाद आने वाले रविवार को भी हमारा एक रिसर्चर के साथ टॉक है। तो ये खुला मंच है जहां पर कोई भी आ सकता है, जो लोग देख रहे हैं अगर वो भी। और दूसरा, खाली ऐसा नहीं है कि जो लोग किताब लिखते हैं उनको इनवाइट करते हैं, जो लोग किसी किताब को अच्छे से पढ़ते हैं और उनके मन में आता है कि हमें इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कन्वे करना है, तो उन लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ पर आइए इस मंच पर और इसी तरीके से हमारे साथ चर्चा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज जाए। और अब बिना किसी देरी के सर इस किताब की चर्चा को शुरू करने से पहले जो मेरा प्रश्न, इससे पहले कि हम प्रश्नों की तरफ बढ़े, मेरा आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप अपने बारे में, जहां आप इस प्रेजेंट समय में जहां पर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो भी आप जहां टीचर हैं उसके बारे में थोड़ा आप बता पाएं और अपना बैकग्राउंड आप जरूर बता पाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इस पुस्तक को लिखा है तो वी एक्सपेक्ट कि आप पीछे जो आपका बैकग्राउंड है जो भी वो साइंस से जुड़ा कहीं रहा होगा जिसके कारण आपका इतना इंटरेस्ट था और आप इस बुक को लिख पाए। तो प्लीज सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता। देखिए, मेरी शिक्षा एजुकेशन पूरी बीकानेर में ही हुई और मैं बीकानेर के गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ। और परिस्थितियों के कारण मुझे क्या है कि इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि मुझे अगर आगे दुनिया में एक बड़ी चीज़ लानी है तो मुझे अपने आप को इसी पद पर रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ में भी ऐसा ही था कि वो एक छोटे से पद से आगे बढ़े। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 1985-86 की बात है, जब मैं कॉलेज में आया था तो हैलिड धूमकेतु आया था और वो हैलिड कॉमेट को देख करके मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैं बहुत ही इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों को देखने लगा, एस्ट्रोनॉमी की, कॉन्स्टिलेशन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में स्टडी करने लगा। और धीरे धीरे बात हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारे फ्रेंड काफ़ी अच्छे विद्वान, और उन्होंने क्या है कि मुझे और भी बातें चर्चा शुरू की। तो उन्होंने
एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी की बातें भी थोड़ी थोड़ी, जैसे उस समय इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया एक अखबार आता था, एक मैगजीन आती थी उस छोटा सा, तो मैं उसको देख करके उसमें आर्टिकल होते थे कॉस्मोलॉजी के, और इस तरह से क्या है कि उनको देखता रहता था। तो मेरा ध्यान गया अचानक कि ये विश्व का मानचित्र जो है इसमें कुछ मुझे अलग लगता है। जैसे ये कहा जाता है कि अफ्रीका के किनारे और साउथ अमेरिका के किनारे आपस में फिट होते हुए हैं, लगते हैं, ऐसा दूसरे जियोलॉजिस्ट लोग पहले कह चुके हैं और ऐसा कहते रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग लगा। मुझे ये लगा कि नॉर्थन पार्ट में और साउथर्न पार्ट में जो कॉन्टिनेंट्स की जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के अपोजिट टर्न हुए हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट। इसी आइडिया ने फिर मुझे आगे की बातें सोचने के लिए प्रेरित किया। मैं किताबें पढ़ता था जियोलॉजी की उसमें, और इसी प्रकार से दूसरे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ता था, दूसरे तारों के बारे में, सूर्य के बारे में पढ़ता था कि क्या ये पैटर्न, ये कॉमन पैटर्न क्या दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में है, क्या दूसरे तारों में है, क्या दूसरे आकाशीय पिंडों में ये पैटर्न है। तो देखते देखते क्या है कि एक धीरे धीरे चिंतन चलता रहा, और ये चिंतन क्या है कि आज इस बात को 36-37 साल हो रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं आज इस स्थिति में हूँ कि दूसरे जो बात करते हैं एक कॉमन पैटर्न की, जैसे मैं बताऊं नसीम हरामीन है, वाल्टर रसेल है, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं कि एक कॉमन पैटर्न है। मेरे पास में नया क्या है वो एक बड़ा प्रश्न है कि आप जियोलॉजी की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में जी सर, उसके बारे में हम चर्चा भी एक सीक्वेंस वाइज हम उसके बारे में और चर्चा भी करेंगे। पहले तो मैं अपनी बात बता दूं कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूं यहाँ पे, और मेरी सर्विस 30 साल के लगभग हो चुकी है, और मैं क्या है कि यहाँ पे लोगों से भी यही चर्चा करता हूँ। मेरे पास टेलीस्कोप है, लोगों को मैं समय समय पर क्या है कि जियोलॉजी की बातें बताता हूँ, कॉन्स्टेलेशन की बातें बताता हूँ, और दूसरी क्या एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स होती रहती है उनके बारे में चर्चा करता रहता हूँ, उनके प्रोग्राम में भाग लेता हूँ। और आपको मैं बताऊं कि बीकानेर में मैं मात्र एक ऐसा शख्स हूँ, और राजस्थान में भी गिने चुने लोग हैं जो एस्ट्रोनॉमी की इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड, और मैंने बहुत खर्चा भी किया है इस पे, अपने आप को समर्पित किया है, और समय समय पर मैंने क्या है कि लोगों से संपर्क करके और उनको बताया कि ये कॉन्स्टेलेशन, ये प्लैनेट्स, ये स्टार, ये ऐसे होते हैं, बच्चों को बताया है, केवल किताबी ज्ञान से हट करके उनको क्या है प्रैक्टिकल बताने के लिए कि देखो अगर आप किताब में देखते हो तो आकाश में कैसे दिखता होगा, ये देखिए आपको बताता हूँ। तो इक्लिप्स की जब पिछले वर्ष 21 जून को इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण था, सोलर इक्लिप्स था, तो खूब हमारी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम भी था। तो मैं आपको यहाँ पर इस मंच पर यहाँ पे सबसे बड़ी जो इस पुस्तक के बारे में चर्चा की बात है कि ये पुस्तक बहुत ही संघर्ष के साथ में तैयार हुई, क्योंकि बीकानेर में क्या है कि साइंस और वो भी ओरिजिनल थॉट पर कोई पुस्तक लिखना बड़ा चैलेंजिंग है। और मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया में ओरिजिनल एकदम नए आइडिया पर कोई व्यक्ति लिखता है तो प्रकाशक को सोचना पड़ता है कि अरे ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या पता। या तो मैंने कई लोगों के सामने ये अपनी समस्या रखी, लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन अंततः मुझे लैम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग जो जर्मनी के हैं वहाँ पे कांटेक्ट करके मैंने वहाँ पे इसको पब्लिश करने का प्रयास किया, और 2 किताबें पब्लिश हुई है लैम्बर्ट से। ये दूसरी किताब है, पहली किताब है द ऑसिलेटरी यूनिवर्स, द ऑसिलेटरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड यूनिवर्स, और एक किताब और मेरी हिंदी में यहाँ पे पब्लिश हुई जिसका विमोचन मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर में हुआ, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। उस बुक का टाइटल है ब्रह्मांड के दोलन की एक नई विधि, यानी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की एक नई स्टोरी बता रहा हूँ। तो आज की इस चर्चा में मैं अपना ये संक्षिप्त परिचय दे करके आपको ये निवेदन करता हूँ कि आप इस चर्चा में अब जो मूल हम बात पर आना चाहते हैं वहां से शुरू करें। बिल्कुल सर, उससे पहले सर मैं एक चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर
बता देता हूँ, मेरे को विज्ञान का इतिहास पढ़ने का बहुत शौक है, तो कहीं से आर्टिकल्स या कहीं से कुछ भी मिलता है तो बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास रहता है। तो जैसा आपने आपसे चर्चा भी हुई थी और अभी आपने बताया भी है कि इस पुस्तक को लिखने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ा, आपने काफी आर्थिक रूप से खुद आपने उसका वहन किया इन सब चीजों का। तो ये सर हमारे ये एक जिसको मैं ट्रेडिशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता ही सर रहा है कि जब पिछले समय से हम बात करते हैं, जैसे पीसी रे की अगर हम बात करते हैं, तो पीसी रे जो थे उन्होंने कितना पैसा अपना जेब से खर्च करके बंगाल जो केमिकल्स वहां पर इंडस्ट्री थी उसको खड़ा किया। उसके बाद और लोगों ने कितना फेलोशिप सब लोगों को, हाँ जी सर, रोयचंद थे। हेलो सर, तो इसमें मैं आपको बीच में ये बताना चाहूंगा कि ये पुस्तक वहां से प्रकाशित तो हो गई, मैंने दोबारा उनसे संपर्क किया कि इतनी हाई रेट की है यहाँ इंडियन मार्केट में कैसे चलेगी जी। तो मैंने लैम्बर्ट एकेडमिक संपर्क करके बताया, वो उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल कॉस्ट है, अमेजन पे इसकी रेट बहुत हाई है। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे लोकल इसका प्रिंट निकाला कल्याणी प्रिंटर से, और प्रिंट निकालने के बाद में मैंने इसकी रेट जो 600 रुपए है, और आप सोचिए देखिए 600 रुपए की एक पुस्तक, और सारे देश में मैंने इसको भेजा स्पीड पोस्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 300 किताबें निकाली, और सभी को क्या है कि ये जो बड़े बड़े लोग है सभी को, आयुका है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स है, IIEA है, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, सभी जगह भेजा। और जितने भी इसके विशेषज्ञ हैं, जितने भी इनके इससे संबंधित लोग हैं, उनसे इस बात पे चर्चा अभी भी चल रही है, अभी भी इस बात पे विचार हो रहा है। बिल्कुल सर, तो ये थोड़ा मैं मानता हूं कि ये सब चीजें एक लाइफ में आती हैं कि जब इतना कुछ खुद से हमको करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। अब किताब को सर मैं दर्शकों को, जितने भी व्यूअर जुड़े हैं, बता दूं, जब आप किताब खोलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में, क्योंकि सर ने अभी बताया कि लैम्बर्ट पब्लिकेशन जर्मनी से है, तो आपको जर्मनी में एक पैराग्राफ पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में किताब के अंदर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो आप किताब को खोलते ही आपको मिलेगी वो ये, मैं अगर दिखा सकता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि APJ अब्दुल कलाम का एक कोट है कि सपने वो नहीं है जो आपको सोने के बाद आए, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। तो इस कोट के साथ इस किताब को शुरुआत किया गया है। अब हम बीच में और बातें भी करेंगे, लेकिन अब पहले प्रश्न की तरफ, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि उसका थोड़ा सा आंसर आपने दिया ही है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि एक समय की लिमिटेशन हम यहाँ नहीं रखते हैं जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि एक बार जब हमने मन बनाया है प्रोग्राम करने का तो पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो पूरा प्रोग्राम चाहते हैं कि उनको हर एक इंफॉर्मेशन मिले। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे वो ये है कि पहले तो इस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में आइडिया आना, और फिर उसका इस पुस्तक के रूप में लोगों के सामने आना, आपके उस पूरा आइडिया का, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? आपको ये आइडिया पहले तो कहाँ से आया, और बाद में कि आपको पुस्तक इसके ऊपर लिखनी है, ये आपने कब सोचा? क्योंकि सर मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे साथ दायु साइंस कम्युनिकेशन के साथ 230 प्लस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हुए हैं, सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। जितनी शायद मेरी पूरी एज है उससे ज्यादा कई लोगों का उनका एक्सपीरियंस है। तो वो जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं कैसे एक थॉट जो है वो इस पुस्तक के रूप में, या अगर वो लिखना चाहें तो क्या सफर वो होता है, तो आप अपना जरूर बताइए। देखिए, पहले तो ये टाइटल देना बड़ा ही मतलब मजाकपूर्ण हो गया, लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई कि आप ऐसा टाइटल दे रहे हैं जो असंभव है, किसी भी हालत में ये संभव नहीं हो सकता है। हमने सुपर कॉन्टिनेंट को सिद्ध कर दिया है कि सुपर कॉन्टिनेंट होता है। मैंने कहा कि अगर आप कहते हो ये सुपर कॉन्टिनेंट होता है, तो मैंने उनको बताया कि ये रेफरेंसेज है, इसके आधार पर आप बताइए कि क्या वास्तव में सुपर कॉन्टिनेंट होता है। आपको बताऊं कि मैं जो ये आइडिया दे रहा हूं उससे पहले इस पे सर्च टेक्टोनिक्स में चर्चा हुई है, पहले इस पे काफी वर्क भी हुआ है, मैंने अपने संदर्भ में भी दिया है, रेफरेंसेज में भी दिया है। तो मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक को चयन करने से पहले मेरे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर ये नहीं ये आइडिया फ्लॉप हो गया तो लोगों के बीच में बहुत बड़ा क्या एक तरह से क्या है कि ये बहुत हंसी का पात्र बन जाता आदमी कि ऐसा टॉपिक है जो फ्लॉप एकदम बिल्कुल कोई संभावना नहीं लगती।
लेकिन अब इसमें संभावना इतनी ज्यादा लग रही है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस टाइटल को चयन करने से पहले मैंने और सभी को एक ही बात कही कि आप ये बताइए, कॉमन थिंग्स इन यूनिवर्स, सिमिलरिटी इन यूनिवर्स, सिमेट्रिसिटी इन यूनिवर्स, अगर आप पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें, तब आप सुपर कॉन्टिनेंट को कैसे कहेंगे? और इसी बात को लेकर के मैंने इसको टाइटल रखने का कारण ये था कि अंततः हम इसको पृथ्वी पर लागू करें, हमारे दैनिक जीवन पर लागू करें, हमारे आसपास के चीजों पर लागू करें। तो जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, या दूसरा क्या है कि प्रकृति में जो मोशन चलता रहता है, जो लिविंग्स में, नॉन लिविंग्स में हलचल चलती रहती है, वो क्या ये संकेत करती है कि पृथ्वी का जो ये पैटर्न जो हमें कॉन्टिनेंट्स में दिखाई दे रहा है, वो पैटर्न्स क्या लिविंग्स में है, क्या नॉन लिविंग्स में है, क्या हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स में है, गैसियन प्लैनेट्स में है? तो क्या है, इस टॉपिक को ये तय करना बड़ा कठिन लगा मुझे। लेकिन क्या है कि मैंने इसको अंततः इस चैलेंज को स्वीकार किया। मैंने कहा कि चलो ऐसा ही करना है कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि ये एक यूनिक आइडिया है। दुनिया में सुपर कॉन्टिनेंट एक गिगेंटिक इल्यूजन या एंटी सुपर कॉन्टिनेंट कहने वाला कोई नहीं है। मैं ये आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि दुनिया में ऐसा कोई अभी तक जियोलॉजिस्ट अभी तक नहीं हुआ, ना कोई जियो साइंटिस्ट हुआ जो ये कहता हो कि सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था। तो ऐसा कहना बड़ा बोल्ड, इतना बोल्ड निर्णय लेना बड़ा कठिन है। और आपने जैसे कहा कि कैसे सोचा, और बंद कमरे में बैठे आप जियोलॉजी की बातें करते हैं। लोगों ने कहा कि जियोलॉजी की बातें करते हैं। जियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, रॉक्स को चेक करना पड़ेगा, मिनरल्स को चेक करना पड़ेगा, फॉसिल्स को चेक करना पड़ेगा, तब आप इस टॉपिक पर आइए, अन्यथा आप इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकते। तो मैंने उनको जवाब दिया कि देखिए, मैं तैयार हूं कहीं पे भी, आपके फील्ड में कहीं पे भी आप जहां पे इसको चेक करना चाहे, जहां इसको अप्लाई करना चाहे, मैं इसके जो वो कहते हैं फॉल्ट होता है, फोल्ड होता है, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन होता है, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी जो होती है, टेक्टोनिक फोर्स कैसे काम करते हैं, क्या ये सब आपको पता है? तो मैं आपको बताऊं कि मैं जियोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं हूं, मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूं, लेकिन मैंने जियोलॉजी किताबों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, बहुत ध्यान से पढ़ा, और मैं एक रात में ऐसे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, इस रिजल्ट पर नहीं पहुंचा। मैंने बहुत मंथन किया, जियोलॉजी की किताबों को पढ़ा, और इसके अलावा क्या है कि दूसरे प्लानिटरी साइंस की किताबों को पढ़ा, और भी चीजों को पढ़ा। तो आपके ये पहले प्रश्न का जवाब है जी। बिल्कुल। और बिल्कुल सर, एक मेरी रिक्वेस्ट थोड़ी जरूर रहेगी, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। तो मेरा इस प्रश्न से ये एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, सुपर कॉन्टिनेंट की जब आप बात कर रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं है, तो आप उस सुपर कॉन्टिनेंट को अगर एक नॉर्मल आदमी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ उसको अगर समझाना चाहें, तो सर क्या आप कैसे समझाना चाहेंगे सुपर कॉन्टिनेंट को? एक पब्लिक, एक लेमैन को समझाने के लिए या किसी आम आदमी के सामने ये चर्चा करना, तो मैं उसको मैप दिखाता हूं। पहले तो उसको मैप दिखाता हूं, देखो इसमें आपको क्या दिखाई देता है कि अफ्रीका के किनारे और साउथ अमेरिका के किनारे और नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, और इस तरह से क्या है कि आप इंडिया को देखते हैं, इंडिया का शेप देखिए आप। इसी प्रकार से आप ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, कंबोडिया और इन सब स्थानों को देखते हैं, और इसी तरह से आप न्यूजीलैंड को देखते हैं। क्या आपको इसमें कुछ नजर आता है? तो मैंने उसको 2 चित्र दिखाए। पहला चित्र तो ये दिखाया कि देखो ये सब आपको फिट होते हुए लगते हैं, जैसे जिग्सा पजल की तरह, एक तरह से आप एक दूसरे के अंदर घुसे हुए लगते हैं, एक उसमें बराबर फिट होते हुए लगते हैं जी। तो वो कहते हैं ये तो हो सकता है ऐसा। तो दूसरा उनको एक नई बात बताई। मैंने कहा अब आपको एक नई बात बताता हूँ, देखिए आप, इसमें ऐसा भी हो सकता है। जब आप ग्रीनलैंड को देखते हैं, उसके आसपास के स्थान को देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं,
मैक्सिको और इसके कैरिबियन, और इस प्रकार से क्या है साउथ अमेरिका और ड्रैग पैसेज अंटार्कटिका, और इस प्रकार से आप आर्कटिक और अंटार्कटिका के एरिया को पूरा देखते हैं। इंडिया की बात करते हैं, चलो मैंने उनको कहा कि देखो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का शेप कैसा है, देखो इस तरह से बेंड हुआ है, तो इंडिया का शेप इस तरह से आपके सामने बेंड हुआ लगता है इस तरह से। तो आप क्या सोचते हैं कि ये बेंडिंग कहाँ कहाँ पर है, देखिए सोचिए। तो मैंने उनको बताया कि देखो आपको यहाँ बेंडिंग लगता है कि रसिया के ऊपर एक छोटा सा टापू है वो बेंड हुआ है, ग्रीनलैंड है वो थोड़ा सा बेंड हुआ है, इसी तरह से ग्रीनलैंड के इधर वेस्ट साइड में बेंडिंग है। इसी तरह से अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखें, एक दूसरे उनके बीच के स्थान को दिखें, मतलब इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे। हिंद महासागर में क्या है कि आप देखिए कि ये जो अगर फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड देखें तो आपको मेडागास्कर और इसके आसपास के स्थान और हिंद महासागर में तो ऐसे निशान नजर आते हैं जैसे कि लगता है कि ये इंडिया वास्तव में क्या है कि बेंड होने के कारण, पृथ्वी के ट्विस्ट और टाइट होने के कारण, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होने के कारण ये निशान बने हैं जी। अब वो कहते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होते हैं। अगर पृथ्वी पर ये ट्विस्टिंग के निशान है, जैसे न्यूजीलैंड को देखिए, न्यूजीलैंड में बहुत बड़ा फॉल्ट भी है और बेंड हुआ, टर्न हुआ है ऐसे, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी इस प्रकार से टर्न हुआ है, फिलीपींस, कंबोडिया और इस प्रकार से ये सभी स्थान जो है वो बेंडिंग है उनमें इस तरह से। तो जब आप विश्व के पूरे नक्शे को ध्यान से देखते हैं ऊपर नीचे, मतलब क्या है कि नॉर्थन और साउथन पार्ट में, तो स्पष्ट रूप से ये नजर आता है। तो लेमैन भी गैलीलियो की स्टाइल में, जैसे गैलीलियो लोगों को बताते थे कि देखिए मैं पत्थर और पंख को गिरा रहा हूं, दोनों एक साथ गिर रहे हैं, तो उसी स्टाइल में मैंने लोगों को बताया। लोगों ने कहा क्या ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो क्या है कि मैं एक लेमैन को भी समझाता हूं कि देखो हवाएं कैसे चल रही है, कि बीकानेर में हवाएं जो है वर्ष भर क्या है कि वेस्टर्न हवाएं ज्यादा चलती है, पश्चिमी हवाएं ज्यादा चलती है। तो क्या है कि जो मानसून आता है, जब मानसून आता है या अर्थक्वेक आता है, तो वो इस तरह से टर्न होते हुए इंडिया को ऐसे मोड़ता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे इंडिया को वो मथ रहा है, इंडिया को चर्निंग कर रहा है, इस तरह से इंडिया को वो बेंड कर रहा है। ये बहुत एक सीरियस बात है। तो इसके आधार पर ये कहता हूं कि पृथ्वी तो घूर्णन ही नहीं कर रही। फिर अगर आप ट्विस्टिंग की बात करो, इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। मैंने कहा बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूं। तो फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं, आप ये बताइए, समझाइए कि दिन रात कैसे होता है, डे नाइट का कैसे एक्सप्लेनेशन करोगे आप। तो मैंने उनको बताया कि किस तरह से एक लॉन्ग हिस्ट्री, पृथ्वी का एक लंबा इतिहास, जो नासा का केपलर मिशन है उसमें अनेक ग्रहों की खोज हुई है जी। और पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हुई है, पृथ्वी से थोड़े बड़े, पृथ्वी से और थोड़े बड़े, इस तरह से कई ग्रहों की खोज हुई है। मिनी नेपच्यून की खोज हुई है, बिग नेपच्यून की खोज हुई है। इसी प्रकार से क्या यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों की खोज हुई है, सैटर्न जैसे ग्रहों की खोज हुई है, इसी प्रकार से जुपिटर जैसे ग्रहों की खोज हुई है। तो इस चर्चा को नेक्स्ट क्वेश्चन में और आगे बढ़ाते हैं जी बिल्कुल। और एक सर किताब में नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, वो बहुत एक लाइट नोट के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपने, जब सब लोग कह रहे थे कि इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं है, तो आपने जरूर उस लाइन को पार किया कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन आप पूरे एविडेंस के साथ इस किताब को लेके आए। एक किताब में आपको मैं बता दूं कि जब मैं किताब को पढ़ रहा था, वो 3 लाइनें जो मेरे को सबसे अच्छी लगी इस किताब के अंदर, वो लाइनें हैं जहां आपने इस बात का जिक्र किया है किताब को लिखते हुए कि किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी एक्सपर्ट की बात को, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट हो, उसकी बात पर तब तक आप कोई यकीन ना करें जब तक वो उस अपनी बात के पक्ष में कोई प्रॉपर एविडेंस आपको ना दे। और उस चीज को आपने जो जिस तरीके से फॉलो किया है, जो लोग इस पुस्तक के आखिर में जाके रेफरेंसेस को देखेंगे तो बहुत ज्यादा रेफरेंसेस आपने इस पुस्तक के अंदर, लगभग 56 रेफरेंसेस जो हैं आपने इस पुस्तक के अंदर दिए हैं, जिन पेपर्स को या बुक्स को अलग अलग आपने अध्ययन किया होगा उनका। तो उस तरीके से आपका ये एकदम तथ्यपूर्ण जो आपने इसमें विचार पेश किया है वो बिल्कुल सॉलिडिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक बहुत लाइट नोट पे है। जो लोग इस किताब को पढ़ने का अवसर जिनको मिलेगा, हम क्या करेंगे कि एक पीडीएफ भी हमने सर ने इसका दिया था सॉफ्ट कॉपी में, तो अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। एक आपने कार्टून दिया है
इस पुस्तक के आखिर में कि एक हाथी है, तो जिसने उसकी हाथी की सूंड को पकड़ा हुआ है, थिंकिंग की स्नेक, जिसने पूंछ को पकड़ा हुआ है, थिंकिंग लाइक की रैट, कुछ ऐसा है, जिस जो बीच में खड़ा है उसको कुछ चमड़ा यानी लेदर की तरह उसको लग रहा है। तो वो एक तो वो आपने दिया, उससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रॉपर वो बताइए। दूसरा आपने वो आपको कैसे ये आइडिया आया कि ये इस कार्टून को इस किताब के अंदर देना चाहिए, बिल्कुल एकदम बहुत वो सूट करता है इस पुस्तक के अंदर सर, प्लीज। देखिए, स्टीफन हॉकिंग दावा करते हैं जब कि ब्लैक होल के बारे में, या दूसरे वैज्ञानिक अपने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की दावा करते हैं, या अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी का दावा करते हैं, हर व्यक्ति अपनी थ्योरी को के सपोर्ट में कुछ देता है जी। और मैं बताऊं कि ये जो कथा है, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जो ये अंधे साधु है, ये जो जैन धर्म की ये कहानी है कि मुझे लगता है कि ये हाथी की सूंड है, जो मुझे तो क्या है कि ये लगता है, मुझे वो कहता है, मुझे ये लगता है, वो अलग अलग अपना अपना विचार है। बिल्कुल। मैं अपने थ्योरी के पक्ष में प्रमाण दे रहा हूँ, आप अपनी थ्योरी के पक्ष में प्रमाण दीजिए, तो पता चल जाएगा कि कौन सी इमेजिनेशन इज द मोर, मतलब क्या है कि कौन सी इमेजिनेशन सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी बात कहते हैं और लोग क्या दावा करते हैं कि ये कल्पनाओं से क्या होता है, कल्पना से क्या होता है, कल्पना करने से कुछ नहीं होता है, मैं उनको ये कहता हूं कि सबसे पहले विज्ञान में एक इमेजिनेशन ही आता है, और वो इमेजिनेशन, कल्पना, जब हम अपनी बात को परखते हैं, जांचते हैं, अलग अलग तरह से उसको चेक करते हैं, अलग अलग एटीट्यूड से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको सोचते हैं, अलग अलग एंगल से उसको देखते हैं, तब पता चलता है कि वास्तव में इसमें कुछ ना कुछ है। तो स्टीफन हॉकिंग जब ब्लैक होल की जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, मेरे पास भी ब्लैक होल की हाइपोथेसिस, मेरे पास भी ब्लैक होल के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। और इसी प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षवाद की बात करते हैं, तो हमारे पास भी सापेक्षवाद की एक डिफरेंट स्टोरी है कि सापेक्षवाद होता जरूर है, लेकिन हम सापेक्षवाद को एक नए तरीके से उसको मीनिंग दे रहे हैं कि वास्तव में जिसको आप रोटेशन समझ रहे हैं, जिसको आप ऑर्बिटिंग समझ रहे हैं, जिसको आप परिक्रमण और परिभ्रमण समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक विराट एक मंथन है, एक विराट दोलन है। तो इस आप कार्टून की बात करते हैं, तो इस कार्टून का मतलब ये कहने का इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारी बात में भी दम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं बता दूं मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख करके, क्योंकि अपनी अपनी बात को कहने का तरीका होता है। और सबसे अच्छा, जैसे वो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि, मतलब जहां ना पहुंचे सूर्य वहां पहुंचे कवि। तो उस तरीके से कई चीजें, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या आप बुक के माध्यम से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपका जो डायग्राम है वही उसका एक काम है। उसको देखने के बाद समझ में आता है कि आप क्या मैसेज उससे देना चाहते हैं। ये था सर। इसके बाद एक छोटा सा जो प्रश्न वो इसके बाद वो ये है कि आपने मैंने तो वैसे आपके फेसबुक पे और बाकी जगह देखा है और पढ़ा भी है, तो आप अपने सिद्धांत को लेकर के कहाँ जा करके कुछ व्याख्यान भी कुछ दिए होंगे आपने। कई लोगों ने आपको इसके बारे में इनवाइट भी किया होगा, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बिना सुने ही आपकी बात को नकारने के पक्ष में होंगे, कुछ लोग आपको सुनना चाहते होंगे इस नई थ्योरी को। तो कहाँ आप जा चुके हैं इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, अपने इस बुक को लेके आपको कहीं इनवाइट किया गया हो या कहीं इस बुक के बारे में चर्चा की गई हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मैं अपने जो बीकानेर में जब मैं अपने कॉलेज में ये चर्चा करता था जी, कि इस तरह की, तो मुझे पहले तो क्या है कि जिस समय मैंने पहली बार क्लास में कहा कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, तो कॉलेज लेक्चरर ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं, या आपको बहुत फिजिक्स पढ़नी है। और उन्होंने मेरे घर पे शिकायत की कि ये आपका बेटा जो है वो उठपटांग प्रश्न पूछता है, पहले बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करे अपनी। तो उन्होंने कहा और शिकायत कर दी कि ना, इस तरह से घंटों क्या लाइब्रेरी में बैठने के बाद में और क्लास अटेंड नहीं करना, और इस तरह से क्या है कि आप बातें करते रहेंगे, तो आप क्या है कि अपनी बात जो भविष्य में आप अपना ये जो सोचते हैं
तो ये आप अपनी बात कह नहीं पाएंगे, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो हुआ ये कि जब आप पूछते हैं कि तो यहाँ पे कॉलेज प्रोफेसर ने शिकायत की कि लेक्चरर ने शिकायत की मेरे पापा को कि ये बच्चा आपका गलत दिशा में जा रहा है। तो मैंने जब कहा कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है तो लोगों ने आश्चर्य कहा कि ये ऐसे कैसे कह सकते हो आप। तो इस तरह से क्या है बात शुरू हुई और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते सन 2006 में मैं मोहनलाल सुखड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर गया, जो झीलों की नगरी कहलाती है राजस्थान में। और वहां पे क्या है कि मैंने अपनी बात वहां पे कोऑर्डिनेटर को बताई, प्रोफेसर SNS जाफरी, जो वहां के HOD थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में, उनके सामने रखी। उन्होंने कहा आपको आयु का रिसोर्स सेंटर जब यहाँ पे खुलेगा तब आपको बुलाया जाएगा। वहां पे मैं ऑन TADA ऑफिशियल ड्यूटी से करीब 6 बार गया और वहां पर अपनी बात को रखा। तो वहां पे जब ये बात रखी तो वहां पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर प्रहलाद औदित्य, उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति है और अनिल थानी, और ये एक नई बात कह रहे हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा हम जरूर सुनेंगे, अगर इनके पास में कुछ नया है तो हम नई बात जरूर सुनेंगे। उन्होंने सुना और बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे 2-3 व्याख्यान भी रखे और मैंने वहां पे अपनी बात रखी। और इसके बाद में ये सिलसिला इतना आगे बढ़ता गया, मुझ में बहुत उत्साह आ गया और फिर मेरी पुस्तक का विमोचन भी हुआ वहां पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में। लेकिन बीकानेर में जब मैं ऐसी चर्चा करता था तो लोग हंसी उड़ाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि एक मैंने उनको बताया कि आप रेट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब नहीं समझते, कि कोई चीज जैसे घड़ी के 3 सुइयां हैं और छोटा सुइया क्या है धीरे चलता है, बड़ा सुइया और क्या है कि फास्ट चलता है, और जो सेकंड का सुइया और फास्ट चलता है। हमारा ये यूनिवर्स जो है वो डिफरेंशियल रोटेशन करता है। डिफरेंशियल रोटेशन एक प्रकार का ट्विस्टिंग होता है और ये अलग अलग अक्षांश पर किस प्रकार से रोटेशन क्यों अस्तित्व कैसे आया, मैं इसी बात को एक बहुत विराट रूप में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ऐसा सिलसिला चला तो फिर मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी गया, वहां पे JNU जोधपुर में जियोलॉजी पर बहुत काम हुआ है। राजस्थान में जोधपुर एक अपना, बल्कि इंडिया और विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। वहां पे जब मैंने HOD सर से बात किया और अपनी पुस्तक भेंट की, उनको बताया, तो डीन साहब ने कहा कि ये तो एक बहुत गजब का आइडिया है। वहां के साइंस के डीन साहब ने कहा कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ और उन्होंने मेरे को अलग से रूम में बुलाया कि आप इस पे रिसर्च कीजिए और मैं आपको क्या है कि बहुत सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने ये कहा मुझे। और वहां पे HOD सर और वहां पे करीब 150 के करीब शोधकर्ता सभी ने मेरी बात को सुना और आज भी वो इस बात को, उसमें कई ऐसे शोधकर्ता है जो इस बात को कहते हैं कि ऐसा हो सकता है जी, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये मेरी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जब ये अलग अलग जगह पर ये बात पहुंची, केवल इंडिया नहीं और दुनिया में और जगह, तो लोगों ने किसी न किसी तरह से कहा कि मे बी हो सकता है, नकारा नहीं जा सकता, बस ये कहा। बिल्कुल। और बिल्कुल सर, जब आप अपनी बात को इतने सारे एविडेंस के साथ, इतने सारे प्रूफ के साथ लोगों के सामने रखते हैं, तो जो एकदम सही समझने वाले व्यक्ति हैं वो आपकी बात को जरूर समझते हैं, आपके जो किए गए प्रयास हैं। क्योंकि आप जब मुझे ये बात बता रहे हैं तो आप 2004 की घटना का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ आते आते कितना लंबा समय बीत गया आपको इस बात को बताते हुए लोगों को। आपने आयुका का नाम लिया, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, आयुका नॉट इन ओनली इंडिया बट इन एशिया एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में एक बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक हिस्सा है, जिसकी ब्रांच के बारे में सर ने बात किया। तो इसकी ब्रांच में जाकर के सर ने व्याख्यान, जहां सर ने बताया कि वो गए 5-6 बार गए, वहां व्याख्यान दिया उन्होंने उसके बारे में और चर्चा की। एक बात और कहना चाहूंगा जी सर, कि प्रोफेसर जयंत नार्लिकार के साथ में मेरा पत्र व्यवहार हुआ जी। अभी वो काफी वृद्ध हैं, काफी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनसे काफी चर्चा की जाए, लेकिन ये बात है करीब 1989-90 की बात है, जब उनको मैंने बताया कि मैं एक नई चक्र में ब्रह्मांड की एक नई बात कर रहा हूँ
ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की एक नई बात कर रहा हूँ, उनके साथ में पत्र व्यवहार हुआ। और आयुका से मैं काफी समय तक मैं वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के खगोल शास्त्रियों के साथ, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलोर, वहां पे भी मैंने काफी संपर्क किया और उनको बताने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया अभी तक, लेकिन आयुका में एक समय अभी भी चर्चा हो रही है और अभी भी लोग कह रहे हैं कि एक अध्यापक ऐसा कहता है कि पृथ्वी इस प्रकार से, उसका डायनेमिक नेचर ऐसा है, और इसी प्रकार से दूसरे प्लैनेट्स और स्टार के बारे में भी ये नई बात बता रहे हैं। तो ये चर्चा जरूर होती है, और वहाँ यहाँ से बीकानेर से भी कई शोधकर्ता वहाँ गए हैं, उन्होंने भी वहाँ पे बात की है, और राजस्थान से। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसके अलावा GSI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद, आंध्रा में, वहां पे भी इसका जैसे रिव्यू हुआ है, उसी तरह से वहां पे चर्चा हुई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं सर आप? GEI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं? जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जी जी बिल्कुल, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण। जी जी। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि मैं फेसबुक पर इतना लिखने के कारण जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात गांधीनगर ने मुझे इनवाइट किया कि अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये टीचर ऐसी बातें करता है, इनको जरूर इनवाइट कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां के एक सीनियर जियो साइंटिस्ट हरीश मिस्त्री ने उनको बताया कि ये व्यक्ति जो है बता रहा है कि अगर आप सुपर कॉन्टिनेंट को पूरे यूनिवर्सल नजरिए से देखते हैं तब क्या होता है। आप केवल पृथ्वी पर जो आंकड़े ले रहे हैं या अर्थ सिस्टम बाउंड्री में ही सारी बात कर रहे हैं, तो आप इससे और आगे बढ़ेंगे, सोलर सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद में गैलेक्सी की बात करेंगे, फिर पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे, तब आप सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में क्या कहेंगे। तो चर्चाएं तो खूब हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। और देखिए जो लोग सोशल मीडिया में कई तरीके का इस्तेमाल है, लेकिन आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आप उसके ऊपर लिखते बताते हैं, तो देखिए वो कहाँ से कहाँ आपको जो एक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की तरह उसने आपके लिए काम किया है। और ऑब्वियसली आप, मेरे को लगता है कि नेशनल लेवल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा चुके हैं, और हमारी तरफ से हमेशा आपके साथ शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऑफिशियली इस प्रोग्राम में भी हम दायु की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी जरूर देते हैं कि आपका ये जो थॉट है ये और आगे जाए, और ज्यादा आपकी जो ये बात है इसके पक्ष में तथ्य निकल के आए सामने। सर, इसका अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बार बुक का थोड़ा बताना चाहूंगा। टोटल 7 चैप्टर हैं बुक के अंदर। तो जब आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जैसी बात अनिल जी अभी कर रहे हैं कि कॉमन सिमेट्रीज, कॉमन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को लेकर जो इन्होंने बात की है, उसके बारे में इन्होंने काफी सारे एविडेंसेस दिए हैं। और सबसे अच्छी बात इस बुक की, जब आप इस बुक को देखने जाएंगे, आपको इसमें इनफ नंबर ऑफ पिक्चर्स मिलेंगी विद रेफरेंसेस, जो पूरे, जिसको मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड में कोई ऐसे बियॉन्ड द सोलर सिस्टम ऑल्सो कि कोई ऐसा पिक्चर है जो इस बुक के अंदर नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग पिक्स आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे, जिनको देख के आपको शायद एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, जो बात सर अभी बता रहे हैं सुपर कॉन्टिनेंट वाली, और जितनी भी जो बातें सर बता रहे हैं उसके पक्ष में इनफ प्रूफ इस किताब के अंदर हैं। दूसरा सर, इस जो पुस्तक है इसके अंदर मैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगले क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ वो यही है कि आपने यहाँ पे एक हालोसन की एग्जांपल दी हुई है इस पुस्तक, जो आपने अपने एक एविडेंस के रूप में आपने बोला है कि सोलर इक्लिप्स के समय जो वो घटना घटती है, उसके बारे में सर मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप विस्तार से जरूर बताइए, क्योंकि जो लोग सुनने वाले हैं जब भी सोलर इक्लिप्स उस समय होता है, ताकि वो उस घटना को ऑब्जर्व कर पाएं, उसको नोटिस कर पाएं, जो आप उनको बताना चाह रहे हैं इस बुक के माध्यम से। देखिए, ये जो सोलर इक्लिप्स का ये जो चित्र दिया है पूर्ण सूर्य ग्रहण का जी, तो मैं आपको बताऊं कि जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक देता है, तो सूर्य के जो कोरोना में उसके जो प्लेट्स निकलता है, उसके अंदर से कोरोनल मास इजेक्शन होता है, उसके अंदर से लाइट रेडिएशन निकलता है। तो ध्यान से देखने पर, इसके वीडियो भी है मेरे पास में,
तो ध्यान से देखने पर इसके अंदर से ऐसे ट्विस्ट करते हुए लेयर्स निकलती है, ट्विस्ट होती हुई। तो मैंने इस चित्र का को इसमें शामिल करने का मेरा उद्देश्य ये था कि सूर्य वास्तव में घूर्णन नहीं करता है और पोल पर दबता है और इक्वेटर पर बल्गिंग होता है। पोल पर फ्लैटनिंग और इक्वेटर पर बल्गिंग होता है, और इस तरह से ये ट्विस्ट होता है। 3 डायमेंशन में ये इस तरह से ये ट्विस्ट होता है। तो इसके कारण अंदर से जो लेयर्स क्या फ्लेयर्स निकलती है, जो सौर ज्वालाएं निकलती है, जो उसके अंदर से इजेक्शन होता है मैटर का, रेडिएशन का, लाइट का और पार्टिकल का, तो वो इजेक्शन वास्तव में ट्विस्ट होता हुआ निकलता है, सीधा नहीं निकलता है। ये उद्देश्य था। जी बिल्कुल। सर, आप अपने जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, इसके पक्ष में कुछ वीडियोस आपने हमें रिक्वेस्ट किया था, तो उनमें से जो भी वीडियो आप दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस वीडियो के लिए। हमारी टेक्निकल टीम उस वीडियो को स्क्रीन पे दिखा सकती है। तो जब भी आपको लगे कहीं इस चर्चा में मैं इस बात को ना भूल जाऊं, इसलिए मैंने आपको ये याद दिलाया है कि कोई भी वीडियो आप दिखाना अभी दिखाइए। अच्छा, अभी दिखाना है? हाँ, अभी दिखाना। सन वाला सर, हाउ सन लॉस्ट मास एनर्जी एंड इस तरह से रेडिएशन, ये जो वीडियो आपको व्हाट्सएप। जी मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो वीडियो सर ने हमको भेजा था, हाउ सन जो सर बता रहे हैं, उसको आप प्लीज चला दीजिए। इस वीडियो को आप देखिए। इसमें मैंने दिखाया है कि सूर्य के अंदर से बार बार चलाना पड़ेगा। ये बार टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि 2-3 बार इसको रोक बीच में रोक भी सकते हैं इसको, वीडियो को। हाँ तो देखिए, इसमें मैंने सूर्य को ट्विस्ट होते हुए दिखाया है। जी, सूर्य और इसी प्रकार से दूसरे तारे भी हैं, वो ट्विस्ट होते हैं। तो ये इस प्रकार से ऐसे ट्विस्ट होते हुए दिखाया इस तरह से। तो जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ऐसे कसता है, एक स्प्रिंग की तरह ऐसे कसता है और फिर लूज होता है। ये पूरे 11.1 वर्ष के सोलर साइकिल में होता है। जी, ऐसे नहीं अभी आप सूर्य को अगर देखेंगे तो आपको सन स्पॉट के आधार पर लगेगा सूर्य तो घूर्णन कर रहा है, क्योंकि सन स्पॉट को बेस बना करके सोलर साइंटिस्ट कहते हैं कि सूर्य कैसे घूर्णन कर रहा है। ये इस वीडियो ये सूर्य के सन स्पॉट से मालूम पड़ता है। लेकिन अगर आप पूरे एक सोलर साइकिल में देखें, 11.1 वर्ष के सोलर साइकिल में देखें, तो सूर्य घूर्णन करता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि इस तरह से इस वीडियो की तरह से ट्विस्ट होता हुआ नजर आएगा आपको। और उसके अंदर से जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण नहीं है, बल्कि उसमें जो प्रेशर फोर्स पड़ता है, वो ट्विस्टिंग का, टाइटनिंग का फोर्स पड़ता है, उसके कारण न्यूक्लियर रिएक्शन पर प्रेशर पड़ता है और इस प्रकार से कोरोनल मास इजेक्शन और इस प्रकार से सोलर फ्लेयर्स निकलती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सोहो, स्टीरियो, एसडीओ के जो इमेजेस प्राप्त हुए हैं, आज तक जितने भी नासा के जो मिशन है, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी, सोहो और स्टीरियो से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, उनसे साफ मालूम पड़ता है कि सूर्य जो है वास्तव में घूर्णन नहीं करता है। सूर्य की जो ऑब्लेटनेस है, यानी कि सूर्य का जो शेप है, वो भी चेंज होता है एक पूरे सोलर साइकिल में। यानी पोल पर वो दबता है और इक्वेटर पर वो फैलता है। तो इस तरह से और भी एक तीसरी बात कहना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लिप होता है, सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो रिवर्स होता है, उसका कारण ये है कि अगर आप पूरे एक सोलर साइकिल में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज हो जाते हैं। तो 3 डायमेंशन में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो एक्चुअली क्या कहना चाहता हूं कि आप सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले प्लेनेट हैं, जितने भी मरकरी है, जिसका जो पेरिहीलियन है, जो इस तरह से आइंस्टाइन ने भी समझाया है और दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इसका एक्सप्लेनेशन किया आइंस्टाइन की थ्योरी में। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एंटायर सोलर सिस्टम जब इस प्रकार से ऑसिलेट करता है, इस प्रकार से धड़कता है, सूर्य के अंदर से जो पदार्थ, विकिरण और प्रकाश निकलता है, और इस तरह से क्या है कि सूर्य के चारों ओर दूसरे प्लेनेट हैं, तो बेरी सेंटर ये बताया जाता है कि जुपिटर जो है या सैटर्न जो है, वो वास्तव में सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। बेरी सेंटर के कारण जो है उस मतलब क्या है कि सूर्य और दूसरे सभी ग्रह जो है वो एक तरह से उस बेरी सेंटर के कारण मूवमेंट करते हैं। आपको बताऊं कि जो सूर्य के चारों जितने भी प्लेनेट हैं,
वो एक ही ऑर्बिटल वेलोसिटी से सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। पृथ्वी जो 365 जिसमें दिन में जो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वो एक ही उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अप डाउन होती रहती है। ऐसा ही वीनस के साथ में, ऐसा ही मार्स के साथ में, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और सभी प्लूटो के साथ में भी है। तो कहने का मतलब यह है कि एंटायर सोलर सिस्टम उस ऑसिलेशन के प्रभाव से हजारों वर्षों में जाकर के उसका फर्क पड़ता है। यानी कि अगर आप जो इलिप्टिकल पाथ देख रहे हैं, जो जो जोहान्स केपलर ने बताया कि जो प्लैनेट्स है वो सूर्य की परिक्रमा इलिप्टिकल पाथ में करते हैं, लेकिन जब लंबे समय अंतराल में देखते हैं, लार्ज टाइम स्केल पर, तो दृश्य बदल जाता है और आपको परिक्रमण जैसा कुछ भी नजर नहीं आता। वास्तव में परिक्रमण नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़ा मतलब इतना शक्तिशाली ऑसिलेशन चल रहा है, एक पावरफुल ऑसिलेशन चल रहा है, एक विराट मंथन चल रहा है, जिसको आप ये ब्रह्मांडीय दोलन जिसको आप बता रहे हैं, ऑक्सीलेटिंग यूनिवर्स, इसी की बात आप सर कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो सर मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके जो आपने वीडियो दिखाया कि सन के बारे में वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप नोट आपके अकॉर्डिंग कि सन के बारे में नासा ने भी बताया है, सबने, तो वो इस बात को मानते हैं कि ये मैंने भी उसको जो आपकी पुस्तक में पढ़ा था कि सन घूर्णन नहीं कर रहा है, सूर्य घूर्णन नहीं कर रहा है, इस बात को तो वो मानते हैं। लेकिन पृथ्वी के बारे में वो मानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो देखिए, आपको बताऊं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इस पर आपको और शोध पत्र पढ़ने होंगे। देखो, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग शोध पत्र बताता हूँ, रिसर्च पेपर बताता हूँ कि मॉस्को यूनिवर्सिटी का एक बुलेटिन में एक शोध पत्र मैंने देखा, ट्विस्टिंग ऑफ अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये मैंने अपने संदर्भ में दिया है, आपने देखा होगा। तो पृथ्वी में ट्विस्टिंग होता है, इस बात को अनेक लोग स्वीकार कर रहे हैं कि इसका ये पैटर्न कैसे आया, कि नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये अपोजिट पैटर्न कहां से आया। जैसे मिड अटलांटिक रिज है, वो ऐसे एस प्रकार की शेप से है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस प्रकार से एस प्रकार की शेप में। इसी प्रकार से अगर आप इधर देखें, फिलीपींस, कंबोडिया, और इस तरह से अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया की शेप देखें, ईस्टर्न पार्ट की शेप देखें, न्यूजीलैंड को देखें, ये सभी एस प्रकार की ऐसे शेप बनती है। तो ये सॉलिड क्रस्ट के फॉर्मेशन के बाद, यानी कि लिथोस्फीरिक क्रस्ट बन गई, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर एक सॉलिड पार्ट में आ गया धीमी गति से। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है उसी ट्विस्टिंग का परिणाम है। मैं आपको कहना चाहूंगा एक शब्द जो आपने पहले भी पूछा प्रश्न, और अभी भी आगे पूछेंगे, डिफरेंशियल रोटेशन। जी बिल्कुल, अगला प्रश्न सर यही था मेरा, तो आपसे पूछने वाला। मैं अभी इस बात को यही विराम करके आप अगली बात कीजिए। जी सर, इससे पहले हम इस प्रश्न को पहले ले लेते हैं, कुछ ऐसा खास सीक्वेंस नहीं है। ये जो डिफरेंशियल रोटेशन की आपने इस किताब में बहुत बार जिक्र किया है, तो उसको आप अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता पाए, क्योंकि मैं पीछे फिजिक्स बैकग्राउंड से आता हूँ, शायद मेरे लिए वो समझना उतना इजी है, लेकिन जो नॉर्मल लोग समझने वाले हैं उनको आप अगर किसी एग्जांपल के जरिए या किसी नॉर्मल एक प्रोसीजर में समझा सकें डिफरेंशियल रोटेशन को। सर देखिए, हम प्योर हिंदी की बात में अपनी बात को स्पष्ट करेंगे, और अंग्रेजी में भी थोड़ा मैं वर्ड यूज करूंगा। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। देखिए कि अलग अलग अक्षांश पर, यानी अलग अलग लेटीट्यूड पर, जी अलग अलग लेटीट्यूड पर प्रत्येक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का ये नेचर है। मतलब मैं आपको यहां तक की कहूंगा कि जो मार्स भी है, या वीनस भी है, या दूसरे प्लूटो भी है, तो अलग अलग अक्षांश पर उनका जो रोटेशन नेचर है वो सेम नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आप पृथ्वी के अलग अलग अक्षांश पर देखेंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर, भूमध्य रेखा से नीचे, इक्वेटर से ऊपर और नीचे, तो अलग अलग अक्षांश पर, अलग अलग लेटीट्यूड पर जो मोशन है वो अलग अलग वेलोसिटी से है। सूर्य में भी ऐसा है, इसी प्रकार से दूसरे तारों में भी ऐसा कहा जा रहा है, और इसी प्रकार से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके जुपिटर का एक वीडियो अभी आप चलाइए, मेरा निवेदन है अभी चलाइए। जी जरूर, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि जुपिटर वाला जो सर वीडियो बता रहे हैं उसको जरा चला दिया जाए, डिफरेंशियल रोटेशन वाला बड़ा वाला वीडियो, ज्यादा देर का है जो। जी
इसको बड़ा कीजिए थोड़ा। जी, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ, स्क्रीन को बड़ा कीजिए। देखिए इसमें अलग अलग अक्षांश पर इस प्रकार से जुपिटर में जो चल रहा है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी देखिए। नॉर्थ पोल पर जो मोशन है उसको बड़े गौर से ध्यान से देखने पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ये सब। जी सर, अलग अलग अक्षांश पर। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के जो ये दोनों दिखाए हैं, इसको देखिए। अब ये जो अपोजिट है नॉर्थ पोल पर, ये अपोजिट है। जी जी, इस तरह से। बिल्कुल सर। तो इसी डिफरेंशियल रोटेशन ने महाद्वीपों को विशेष प्रकार की आकृति प्रदान की थी। ये देखिए जुपिटर का जो फ्रंट से ये जो लिया गया है, ये इस तरह से देखिए। इसके जुपिटर के इक्वेटोरियल पार्ट को देखिए और लेटिट्यूड से ऊपर वाले लेटिट्यूड पर देखिए, अक्षांश पर देखिए, और ऊपर नीचे बराबर जो अलग अलग अक्षांश हैं उन पर अलग अलग वेलोसिटी से। दोबारा फिर चलाइए एक बार और इसको चलाइए। देखिए ये सिलिंड्रिकल मैप है जुपिटर का, और इसमें जो मूवमेंट है उसको ध्यान से गौर कीजिए आप। अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से ये चलते हैं। ऐसा सूर्य में भी है, ऐसा सैटर्न में भी है, यूरेनस नेपच्यून में भी है। ये देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर इस प्रकार का जो ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, इसी ने अंटार्कटिका को ऐसी शेप दी थी, इसी ने आर्टिक और ग्रीनलैंड को ऐसी शेप दी थी। इसी प्रकार से जो दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स है, ये नॉर्थ पोल पर देखिए, इसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो मैं डिफरेंशियल रोटेशन क्या को इस तरह से समझाता हूं। जी बिल्कुल। तो ये डिफरेंशियल रोटेशन का जो वर्ड यूज किया मैंने बार बार, ये इस तरह से देखिए आप जुपिटर में, ऐसा ही सैटर्न में भी होता है और ऐसा यूरेनस नेपच्यून में भी होता है। जी, आपके टेक्निकल टीम को मैं निवेदन करूंगा कि वो यूट्यूब में सर्च करे स्वर्लिंग, SWIRLING, स्वर्लिंग नेपच्यून। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं। एंड आई रिक्वेस्ट टू टेक्निकल टीम कि आप जो जैसा सर बता रहे हैं, सर आप स्पेलिंग एक बार बता दीजिए। स्वर्लिंग नेपच्यून, SWIRLING, स्वर्लिंग नेपच्यून। जी सर, तब तक हमारी टेक्निकल टीम सर्च करती है, तब तक एक छोटा सा प्रश्न और ले लेते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। जी, वो टेक्निकल टीम हमें जरूर इन्फॉर्म करेगी चलाने के बाद। बिल्कुल। सर बिल्कुल। आपने बुक में स्पेस ग्रेविटी को लेके कुछ बात की है, वो अगर आप छोटी सी यहाँ पर शेयर करना चाहें तो। हाँ देखिए, स्पेस ग्रेविटी का जो पहले चैप्टर से मैंने बात कही कि जी, जो एक ब्लैक होल में ग्रेविटी होती है या जो एक स्टार में होती है, उसका एक स्ट्रक्चर क्या है, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है। मैं चाहूंगा कि इसको समझाऊं यहाँ पे, लेकिन ये चर्चा और आगे बढ़नी चाहिए कि वास्तव में ग्रेविटी का स्ट्रक्चर क्या है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया या दूसरे वैज्ञानिक जो अब तक कहते रहे हैं। मैं बताऊं कि सन का जो लेयर्स है अलग अलग, इनर कोर, इस प्रकार से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, और इस प्रकार से अलग अलग लेड पार्ट में है, और सन की शेप भी ऑब्लेट है। तो अगर आप उसकी ऑब्लेट शेप और प्लस आप उसकी अलग अलग जो लेड फॉर्म में है, उसका सारा मैटर जो है, इनर कोर जो है उसका फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, और उसका अलग अलग जो जोन है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही पृथ्वी में भी है कि अलग अलग लेयर्स में है, जुपिटर में भी अलग अलग लेयर्स में है, इसी प्रकार से दूसरे ग्रहों में, तारों में भी है, और साथ में उनका शेप जो है ऑब्लेट है। तो अगर इसको मैथमेटिकली इसको समझा जाए तो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की बात आती है। कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का मतलब यह है कि अगर आप एक इलिप्स है, इलिप्स की बात करते हैं, इलिप्टिकल इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² बराबर 1 इक्वल टू 1। तो उसमें अगर आप एक स्पेशल कंडीशन है कन्फोकल की बात करते हैं, अलग अलग लेयर्स की, तो उसमें हाइपरबोलॉइड भी बनते हैं साथ में, और उसके साथ साथ अलग अलग लेयर्स में क्या है कि ऑब्लेट्स भी बनते हैं।
तो इसको मैंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 5 में, जी 4 और 5 में। मैथमेटिकल, ये चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिकल मॉडल एंड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के अंदर। हाँ, तो इसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में क्या है कि सूर्य में जो ऑब्लेट शेप है, जैसे सैटर्न है वो सबसे ज्यादा ऑब्लेट है, इसी प्रकार से दूसरे तारे, एल्टेर तारा है या और भी तारे हैं, तो उनकी शेप क्या है कि सिंपली स्फीयर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, बल्कि उनका अंडाकार आकृति जो है, अंडाकार आकृति की एक शर्त है ऑब्लेट, और एक होती है प्रोलेट। ऑब्लेट और प्रोलेट को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा सूर्य जो है ऑब्लेट शेप का है, और इसी प्रकार से एक ब्लैक होल का अर्गोस्फीयर भी ऑब्लेट शेप का होता है। इस तरह से क्या है कि अगर आप ऑब्लेट शेप के बारे में पूरा सोचें कि ब्रह्मांड में जो मैटर है वो अव्यवस्थित रूप से बिखरा हुआ नहीं है, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है वो अव्यवस्थित रूप से बिखरी भी नहीं है, बल्कि वो अलग अलग लेयर्स में है। और मैं दूसरे आकाशीय पिंडों के आधार पर कहता हूं कि ब्रह्मांड की शेप भी ऑब्लेट है, जैसे सूर्य की ऑब्लेट है, तारों की ऑब्लेट है, इस प्रकार से ग्रहों की ऑब्लेट है, जुपिटर की ऑब्लेट है, इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी भी क्या है कि ऑब्लेट शेप की है। तो ऑब्लेट शेप की मैथमेटिक्स में जाते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर्स में अनेक ऑब्लेट्स बनते हैं, उनके साथ साथ हाइपरबोलॉइड बनते हैं। मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, अगर हो सके तो आप उसको चलाइए कि ब्रह्मांड का जो बिल्कुल आइडिया ऑफ ऑसिलेटिंग साइक्लिक यूनिवर्स। बिल्कुल, इस वीडियो को चलाने से पहले आपने पिछला वीडियो बोला था हमारी टेक्निकल टीम को, वो वीडियो रेडी है, तो अगर आप चाहें तो हम वो चला सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल जी जरूर, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि वो जो सर ने वीडियो बोला था यूट्यूब के ऊपर वो चला करके आप दिखाइए। स्वर्लिंग नेपच्यून नाम से है, जी जी बिल्कुल, वो WIRLING। जी वो बिल्कुल वीडियो मिल गया है। हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप, जी बड़ा कीजिए इसको, स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो सकता है प्लीज। हाँ स्क्रीन को। यस, तो ये एरिजोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों ने ये बनाया है जी। आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें अलग अलग अक्षांश पर और मैटर का मोशन देखिए, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल रोटेशन। ओके ओके सर। हाँ, इसको फिर चलाइए एक बार, और 2-3 बार चलाइए इसको, बार बार चलाते रहिए प्लीज टेक्निकल। हाँ 2-3 बार चलाइए ताकि इसको गौर से देखिए अच्छी तरह से। छोटा सा वीडियो है, देखिए इसमें मैटर कैसा मूवमेंट कर रहा है। देखिए ये अलग अलग अक्षांश पर मैटर का मोशन जो है, इसी ने महाद्वीपों को ऐसी आकृति प्रदान की। जी बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूं कि महाद्वीपों की आकृति ऐसी क्यों बनी, इंडिया की ऐसी क्यों बनी, या अमेरिका की ऐसी क्यों बनी, या अफ्रीका की ऐसी क्यों बनी। इसी प्रकार से लॉन्ग टाइम, एक बार और चलाइए, देखिए इसमें ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, आप देखिए इसको ध्यान से जी। तो इसको डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं कि एक ग्लोब पर, एक स्फीयर पर इस प्रकार से अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसी के कारण महाद्वीपों की ऐसी आकृति बनी, ना कि सुपर कॉन्टिनेंट के कारण। सुपर कॉन्टिनेंट रॉन्ग थिंकिंग। इसी कारण से मैं एक बार सर एक रिक्वेस्ट था, जिन वैज्ञानिकों ने ये वीडियो बनाया है या जिस इंस्टीट्यूट ने ये वीडियो बनाया है, उसका अगर आप नाम एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे सर, तो काफी हमारे जो देखने वाले हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको काफी कुछ मतलब उनके भी नाम एक बार ध्यान में आ जाएगा। दोबारा अगर रिपीट कर देंगे तो सर। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि ये वीडियो एरिजोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों ने बनाया है, लेकिन इसके बारे में और गहन अनुसंधान करें कि वो लोग कौन है, वो वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इस तरह से क्या है कि ऐसा किया है, तो ये हमारा विषय के विस्तार बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा। इसलिए अभी इस चर्चा को हम संक्षिप्त रूप में रखें, आगे की चर्चा में हो सके हम इसको और विस्तार से इस पर डिटेल बात करें इसको। जी सर, जी बिल्कुल। अभी सर आप इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो की आप बात कर रहे थे, वो आपने जो हमें सेंड किया उसमें से कोई एक वीडियो है? हाँ, ए न्यू आइडिया ऑफ साइक्लिक यूनिवर्स जो बताया ना अभी। या श्योर, टेक्निकल टीम प्लीज आप जो नए आइडिया की बात थी, हाँ जी जी, वो वीडियो भी आप प्लीज चला दीजिए इसके साथ, उसके बाद हम आगे की चर्चा आगे फिर बढ़ते हैं चर्चा के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये छोटा सा वीडियो, इसको 3-4 बार चलाइएगा
तो मैं आपको स्पेस ग्रेविटी की बात बता रहा था। जी बिल्कुल। हम स्पेस ग्रेविटी की बात कर रहे थे कि वास्तव में स्पेस कैसे, ग्रेविटी कैसे काम करती है, मैटर का डिवीजन कैसे है, स्पेस का डिवीजन कैसे है, टाइम का डिवीजन कैसे है, क्या वास्तव में क्या इस तरह से। तो मैं ये कह रहा था कि ऑब्लेट शेप की जो प्रॉपर्टीज है कि वो अलग अलग लेयर्स जो है उसके साथ साथ में उसमें हाइपरबोलॉइड भी बनते हैं। ये मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, कुछ मैं सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं कि वास्तव में ये इस पे एक बार और चलाइए इसको। तो स्पेस ग्रेविटी वास्तव में ऐसे काम करती है। ये मैंने 2D दिखाया है, 3D दिखाने के लिए मुझे एनिमेशन एक्सपर्ट की आवश्यकता है। जी मेरे को एनिमेशन ज्यादा नहीं आता, ये मैंने सिंपली बनाया है। जी। तो अगर इसको बड़े एक्सपर्ट बनाएंगे, ट्विस्टिंग के हिसाब से इस तरह से बनाएंगे, तो वो उसके हिसाब से मैं जैसे कहूंगा उनको वो बना सकते हैं। मेरे पास में बजट जितना था उसके हिसाब से मैंने ये तैयार करवाया है। जी सर। तो वास्तव में क्या है कि बिल्कुल सर, अगर वी विल आल्सो ट्राई कि हम दायु साइंस कम्युनिकेशन की तरफ से अगर आपकी इसमें कुछ हेल्प कर पाए तो हम जरूर किसी ऐसी व्यक्ति से संपर्क करके आपसे उनका जरूर एक बार बात कराएंगे जो आपके लिए ऐसा कुछ बना सके सर। हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया होगा। और बिल्कुल उन व्यक्तियों का नाम लिखा जाएगा बकायदा कि इन्होंने ये एनिमेशन बनाया है। जी जरूर सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, देखिए इसको ध्यान से। अनेक लोगों ने इस वीडियो को देखा मेरे यूट्यूब पर, और इसको क्या है कि इसको पसंद भी किया है। तो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है, सुनिएगा थोड़ा गौर से, तो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, इस प्रकार से कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड। और ये 2D वीडियो है, मैं इसका 3D एनिमेशन बनाना चाहता हूं और इस प्रकार से इसका ट्विस्टिंग दिखाना चाहता हूं। तो जब इस प्रकार से ट्विस्टिंग होगा तो ब्रह्मांड के सेंटर पर एक पिंड बनेगा, क्योंकि मैटर इकट्ठा होगा, और मैटर इकट्ठा होगा वापस लूज होगा, फिर ट्विस्ट होगा, फिर टाइट होगा, फिर लूज होगा। तो ग्रेविटी कैसे काम करती है ये एक्चुअली है स्पेस ग्रेविटी, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक इसको डेवलप किया है, इसको कि वास्तव में ग्रेविटी का नेचर ये है। जी बिल्कुल सर। आपकी सारे जो मेंबर्स हैं उनको ये दिखाइएगा और उनका जरूर क्या सर, है और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। मैं तैयार हूं पूरी इसकी विस्तृत चर्चा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर सर, और हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि लोग इसको देखें, इसके बारे में और चर्चा करें, और जो एक राइट प्लेस है, जो एक प्लेटफॉर्म है, उस तक ये बात आपकी पहले भी जा चुकी है, आयुका तक गई है। तो ऑब्वियसली मैं नहीं मानता हूं कि एशिया में एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट आयुका है, वहां तक गई है। उससे आगे भी जहां भी जो सुटेबल प्लेटफॉर्म्स है वहां तक आपकी ये बात जरूर जाए। सर आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ, 8वें प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है, 9वें प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है, अब 10वें प्रश्न पर आ रहे हैं हम। जी सर, अभी थोड़ा क्वेश्चन का सीक्वेंस, क्योंकि काफी चीजें पहले चर्चा हो गई है, तो एक सर जो इंटरेस्टिंग है मेरे को वो ये, आपने एक जगह बुक के अंदर ह्यूमन बॉडी, फिर एक कॉकरोच का एक पिक्चर है, फिर एक छोटे पेड़ का एक जो पिक्चर है, आपने उन तीनों को कंपेयर किया है। हालांकि उसके बाद आपने बहुत सारे फ्रूट्स के और अलग अलग जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनका भी कंपेयर किया, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो पिक जो मुझे खुद भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वेजिटेबल, उसके बाद सॉरी वेजिटेबल कह रहा हूँ सर, कि ह्यूमन बॉडी, उसके बाद आपका ये जो कॉकरोच और पेड़, ये तीन का आपने कंपैरिजन किया। तो ये आप क्या सर इससे दर्शाना चाहते हैं, ये क्या मैसेज देता है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको कि एक यूनिवर्स में जो कॉमन ज्योमेट्री थी स्पेस ग्रेविटी की, वो चलती हुई ब्लैक होल में, तारों में, और तारों से फिर धीरे धीरे क्या है कि छोटे तारों में, इस तरह से फिर गैसियन प्लेनेट में, इस तरह से पृथ्वी में, और अंततः क्या है कि वो एलिमेंट्स में, मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स से फिर क्या है कि सेल में, सेल से फिर वो टिश्यू में, टिश्यू से फिर ऑर्गन में प्रकट हुई। मतलब मैंने इसको डिस्क्राइब किया, इस किताब को पढ़ना आप, कि मैंने ये लिखा है, मैंने वो देखा है, आपने ह्यूमन पार्ट्स को लेके भी उसका सिमिलरिटी उसके साथ डिस्कस की है सर। देखिए आपको बताऊं कि हमारा बॉडी का जो स्केलेटन है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है जी, या ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया, जितने भी है,
जितने भी ये है, ऑर्थोपोडा है, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया है, एवीज है, जितने भी है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर 10वीं क्लास में हम पढ़ते हैं। जब 10वीं क्लास में ये पढ़ा जाता है कि एक हाथी के पैर, एक चमगादड़ के पंख, एक कछुए के पैर, वो ऐसे क्यों दिखते हैं, ये सिमिलरिटी कहां से आई? इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल। और जो जवाब दिया गया है वो जिन्होंने दिया है वो गलत दिया है। मैं कहता हूं कि एक यूनिवर्स की एक कॉमन ज्योमेट्री का जर्नी ऑफ ए कॉमन ज्योमेट्री, जो मैंने स्पेस ग्रेविटी में बताया है, जी सर, वो कॉमन ज्योमेट्री चलते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉम, एलिमेंट्स से फिर सेल में, सेल से फिर टिश्यू में, टिश्यू से फिर ऑर्गन में, इस तरह से एक लिविंग्स के अंदर प्रकट हुई। तो हमारे बॉडी में जो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जाता है इस तरह से, वो टॉरस नहीं है। कई जने कहते हैं वो टॉरस है, लेकिन वास्तव में वो टॉरस नहीं है, बल्कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की जो ज्योमेट्री है, जो यूनिवर्स में है, यूनिवर्स से फिर वो तारों में, ब्लैक होल में, तारों से फिर क्या है कि प्लैनेट्स में, गैस जेल प्लैनेट्स में, फिर रॉकी प्लैनेट में, इस तरह से एक लंबी एक जर्नी है। वो चलते हुए अंततः हमारे पृथ्वी के बैक्टीरिया में, और इस प्रकार से क्या है कि वायरस में, इस प्रकार से क्या है कि एनिमल्स में, इस प्रकार से क्या है कि प्लांट्स में, तो पौधों पर भी वो उस ज्योमेट्री का इफेक्ट पड़ा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी ज्योमेट्री जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, ब्रह्मांड के रग रग में व्याप्त है, जी, छोटे से पार्टिकल में है, इलेक्ट्रॉन में है, क्वार्क में है, ग्लूऑन में है, वो चलते हुए अंततः वो ज्योमेट्री आगे जाकर के एटॉम के बाद में मॉलिक्यूल से बाद में सेल, और इस प्रकार से टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स में प्रकट हुई। और मतलब कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि जीवन का विकास कैसे हुआ, जो आप प्रश्न आगे पूछेंगे मुझे कि आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई जी। तो ये क्वेश्चन शायद आपका 15वां क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है, तो उसका जवाब देंगे जब इस बात को दोबारा फिर मैं कुछ बातें रिपीट करूंगा और कुछ नई बातें कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले सर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो आपने जिक्र किया है इसमें, ईस्टर्न साउथ अमेरिका और अफ्रीका, वो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी वो जिग्सा पजल जिसके बारे में आपने शायद पहले भी थोड़ा जिक्र किया था, उसके बारे में सर आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में अगर बता पाए। हाँ, बहुत गजब का ये देखिए, आप ध्यान से नोट कीजिए कि कितनी गजब की बात है कि अफ्रीका के किनारे ऐसे लगते हैं जैसे कोई साउथ अमेरिका में एकदम बराबर फिट हो रहे हैं जी, ऐसा लगता है। एक आम आदमी के सामने जब ऐसा चित्र दिखाया जाता है, वो तत्काल हाँ भर देता है कि हाँ वास्तव में ये तो फिट हो रहे हैं जी। और वैज्ञानिकों ने कहा कि इस प्रकार से ड्रिफ्ट हुआ जी। और इस प्रकार से पृथ्वी एक्सपेंड हुई तो उसमें ड्रिफ्ट हुआ तो इस तरह से क्या है कि एक कॉन्टिनेंट पूर्व में चला गया, एक पश्चिम में चला गया, एक उत्तर में चला गया, एक दक्षिण में चला गया। इस तरह से ड्रिफ्ट होने से जो रॉक सिमिलरिटी है, जैसे साउथ अमेरिका में जो रॉक्स मिले हैं जी, वही अफ्रीका में मिले हैं, वही इंडिया में कुछ सिमिलरिटी है, उनके फॉसिल्स भी मिले हैं, उनके मिनरल्स भी मिले हैं, वैसे प्लांट्स भी मिले हैं। मेडागास्कर है या ऑस्ट्रेलिया है या दूसरे क्षेत्र है, वहां पर इसके प्रमाण मिले हैं। मैंने उनका जवाब दिया है, मैंने कहा मैं इस क्वेश्चन का जवाब एक नए तरीके से देता हूं, एक नए तरीके से इसका समाधान करता हूं। वो कहते हैं कि आप कैसे समाधान करेंगे? वो कहते हैं कि आप टेक्टोनिक एक्टिविटीज को कैसे समझाएंगे? आप जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप ये बताइए कि प्लेट मोशन कैसे हो रहा है, आप ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि अफ्रीका और अमेरिका के जो ये किनारे हैं, ये अगर ऐसे आप कहते फिट नहीं थे तो आखिर ऐसे ये शेप ऐसी क्यों बनी? मैंने उनको बताया कि करोड़ों वर्षों तक, लाखों अरबों वर्षों तक इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंशियल रोटेशन, वही डिफरेंशियल रोटेशन जो जुपिटर में, सैटर्न में, यूरेनस में, नेपच्यून में, सुपर आर्थ में, उसी ने पृथ्वी पर आकर के उसी ने आगे अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को ऐसी आकृति प्रदान की थी। यानी साउथ अमेरिका ऐसा क्यों दिखता है और अफ्रीका ऐसा क्यों दिखता है, उत्तरी अमेरिका ऐसा क्यों दिखता है, मैक्सिको ऐसा क्यों दिखता है, पनामा ऐसा क्यों दिखता है, कैरिबियन ऐसा क्यों दिखता है, या ड्रैग पैसेज ऐसा क्यों दिखता है, अंटार्कटिका ऐसा क्यों दिखता है? तो ये सब का कारण बता रहा हूं। इंडिया ऐसे बैंड हुआ क्यों है, इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत का निर्माण कैसे हुआ?
तो भारत जो है अंटार्कटिका से ब्रेक होकर के हिंद महासागर में चलता हुआ ऊपर की तरफ सरकता गया और एशिया के अंदर घुस के टकराया और इस तरह से हिमालय बना। मैं ये स्वीकार करता हूं कि हिमालय ऐसे जरूर बना, लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं कि सुपर कॉन्टिनेंट था और इस प्रकार से अंटार्कटिका और आपस में चिपके हुए नहीं थे। ये अफ्रीका और दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स है, ऑस्ट्रेलिया और या मेडागास्कर में समानताएं बताई जाती है कि देखो इसमें इतनी समानताएं, आप कैसे कह सकते हैं? मिनरल्स की समानता है, पेड़ पौधों की समानता है, जानवरों की समानताएं हैं, और भी समानताएं हैं, माउंटेन्स बिल्डिंग है, आप कहते हो डाइवर्जेंट प्लेट मोशन, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन, फाल्ट फोल्ड, ये सब ये कैसे हुए आप ये बताइए। तो पृथ्वी तो पहले बड़ी थी और फिर वो सिकुड़ते और भविष्य में और सिकुड़ती चली जाएगी। अब मंगल ग्रह का भी पृथ्वी था, यानी मंगल पहले बड़ा था, इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी भविष्य में सिकुड़ती जाएगी, मंगल बनेगी तो सिकुड़ेगी, वीनस बनेगी तो सिकुड़ेगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि वास्तव में क्या है कि एक लॉन्ग प्रोसेस, यानी आप आगे जाके देखिए कि पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल गया, पृथ्वी के जन्म का जो आइडिया है वो ही चेंज हो गया। यानी मैं चैलेंज कर रहा हूं लाप्लास और कांट की इमेजिनेशन को कि गैस, डस्ट और पार्टिकल के द्वारा हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ, ना इवोल्यूशन हुआ। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण, हमारा सूर्य थोड़ा बड़ा था, थोड़ा और बड़ा था, थोड़ा और बड़ा था, इस तरह से भीम का तारा था, उससे पहले भी बड़ा था। कहने का मतलब यह है कि हमारा सूर्य सिकुड़ता जा रहा है, हमारा एंटायर सोलर सिस्टम जो है वो सिकुड़ता जा रहा है, और वो सिकुड़ता जा रहा है, उसके साथ साथ हमारे प्लेनेट भी सिकुड़ते जा रहे हैं। मरकरी और छोटा होता जाएगा, पहले बड़ा था, वीनस पहले बड़ा था और छोटा होता जाएगा, पृथ्वी पहले सुपर अर्थ थी और बड़ी थी, इसी प्रकार से जुपिटर था वो और बड़ा था, सैटर्न और बड़ा था, इसी प्रकार से और प्लेनेट की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम पहले बहुत बड़ा भीम का सोलर सिस्टम था। जैसे बेटल हुई एक बहुत बड़ा तारा है, जैसे दूसरे तारे हैं, युवा स्कूटी है, दूसरे और भी तारे हैं, बड़े बड़े तारे हैं, भीम का तारे हैं, वो तारे भविष्य में सिकुड़ते जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे। तो अफ्रीका का और अमेरिका की जो जिग्सा पजल की बात आप कह रहे हैं, तो वास्तव में लंबे समय तक जो जुपिटर में चल रहा है, जो सैटर्न में चल रहा है, जो यूरेनस नेपच्यून में डिफरेंशियल रोटेशन चल रहा है, उसी ने अफ्रीका को और अमेरिका को ऐसी शेप दी थी। तो वास्तव में इसका जवाब मैं आपको ये बता रहा हूं कि वास्तव में मैंने ये जो नक्शा पीछे लगा रखा है, मैं मेरे पास में जो भी चर्चा करने के लिए आता है उसके सामने मैं ये बात बताता हूं कि देखिए, बहुत बढ़िया। और मेरे पास में इसके इतिहास में ऐसे काम हुए हैं, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं ये कह रहा हूं, और भी लोगों ने कहा है, किताबें लिखी है। आप देखिए इसमें संदर्भ में दिया है फिगर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज जी, तो इसमें आप देखिएगा बाद में। तो आपके इस प्रश्न का जवाब कि अफ्रीका और जो अमेरिका है वो जिग्सा पजल का कारण, जिग्सा पजल जैसा कुछ भी नहीं था, कॉन्टिनेंट्स कभी आपस में फिट नहीं थे जी। लंबे समय तक इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग के कारण इस प्रकार से लॉन्ग प्रोसेस चलती गई। हवाओं में अभी भी ट्विस्टिंग है, पानी में अभी भी ट्विस्टिंग है, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन वाटर का मूवमेंट होता है या वो कहते हैं ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है। तो मैं कहता हूं ये कोरियोलिस फोर्स जो हवाओं को ऐसे मूवमेंट देता है, जो साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन आते हैं या ओशियन वाटर जो मूवमेंट होता है, तो वो सॉलिड क्रस्ट को भी प्रभावित करना चाहिए। तो सॉलिड क्रस्ट को प्रभावित करेगा जब बात बदल जाएगी। बोलिए। बिल्कुल सर। सर क्योंकि अभी समय की अपनी गति है और बिल्कुल ब्रह्मांड अपनी गति से दोलन कर रहा है जैसा आप बता रहे हैं, और तो बिल्कुल तो बहुत अच्छा आप जितना भी आपने एक्सप्लेन किया। एक मेरा आखिरी प्रश्न है और उसके बाद हम इस प्रोग्राम की समाप्ति यानी इस प्रोग्राम को विराम देंगे और फिर आगे की चर्चा हम जो एपिसोड है उसमें अलग अलग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन उस विराम देने से पहले सर एक क्वेश्चन जो आपकी मैंने बुक में पढ़ा, मेरे को बहुत वो इंटरेस्टिंग लगा, वो है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति को लेके आपने एक पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझाया है किताब के अंदर, और वहीं आपने उस सेम प्रोसीजर को आपने अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन
क्योंकि वहां कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था जिसके कारण वहां वो इवोल्यूशन नहीं हो पाया, लेकिन पृथ्वी के ऊपर वो हुआ। तो उसको आप सर अगर बता पाए अच्छे से तो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो कि जीवन का अस्तित्व किसी धूमकेतु के पास से निकलने से उसके ऊपर से बैक्टीरिया आकर के गिरे और वो बैक्टीरिया विकसित हुए और इस तरह से बड़ा जीवन का रूप ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये कह देता हूं, पानी भी क्या है कि किसी एस्टेरॉयड के गिरने से पानी पृथ्वी पर नहीं आया। ऐसा बताया जाता है कि एस्टेरॉयड इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह जो टकरा से गए उनके कारण पृथ्वी पर पानी आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में क्या हुआ कि एक बहुत ही धीमी गति का एक जो प्रोसेस है, जुपिटर अनंत काल के लिए जुपिटर नहीं रहेगा, सैटर्न अनंत काल के लिए सैटर्न नहीं रहेगा, या यूरेनस नेपच्यून भी ऐसे नहीं रहेंगे। तो नासा के केपलर मिशन में ऐसे कई प्लैनेट्स की खोज हुई है और अभी भी खोजे जा रहे हैं कि जुपिटर और सूर्य के बीच के प्लैनेट मिले हैं और जुपिटर और सैटर्न के बीच के प्लैनेट मिले हैं, और इस तरह से उनमें रासायनिक बदलाव हो रहे हैं, हल्के से भारी तत्व बन रहे हैं, धीमी गति से वायुमंडल विकसित हो रहा है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरआर्थ से अर्थ, इस तरह से धीमी गति से जुपिटर में जो हो रहा है, तो वो रासायनिक बदलाव धीमी गति से उसमें कार्बनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स आगे विकसित होते जाते हैं। इस तरह से अगर आप देखें कि जुपिटर के बाद में सैटर्न में और डेवलपमेंट हुआ है, सैटर्न और यूरेनस के बीच में भी प्लैनेट मिले हैं और यूरेनस और नेपच्यून के बीच के भी प्लैनेट मिले हैं और नेपच्यून और सुपरआर्थ के बीच के भी प्लैनेट मिले हैं और सुपरआर्थ और पृथ्वी के बीच के ग्रह मिले। मतलब आप इस कड़ी को जोड़िए, इस चैन को जोड़िए आप, तो आप केवल साइज का कंपैरिजन मत कीजिए। कई बार आप यूट्यूब पर देखते हैं साइज का कंपैरिजन बताया जाता है तारों का, ग्रहों का, तो वो केवल साइज का कंपैरिजन आप मत सोचिए। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप देखिए धीमी गति से जीवन का विकास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरआर्थ से अर्थ, इस प्रकार से कार्बनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुए। तो मैं एआई ऑपेरिन की जो थ्योरी है, जो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, तो मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर रहा हूं। बाकी थ्योरी जितनी भी है, पेनिस्पर्मिया थ्योरी हो चाहे जीवन की उत्पत्ति की, वो कोई भी करेक्ट नहीं है। मैं ये कहता हूं जीवन का अस्तित्व बाहर से नहीं आया, अंतरिक्ष से नहीं आया, बल्कि जीवन का अस्तित्व धीमी गति से इस प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरआर्थ से अर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से जीवन विकसित हुआ। इसी प्रकार से वायुमंडल विकसित हुआ, ओजोन लेयर विकसित हुई, इसी प्रकार से पानी का अस्तित्व आया और इस प्रकार से धीमी गति से जीवन विकसित हुआ। तो ये जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था, तो कितना बड़ा था आखिर उस समय? तो कहने का मतलब ये हमारा सोलर सिस्टम का जो विकास हुआ, जो ये बताया जाता है कि गैस डस्ट पार्टिकल ये जो है वो इकट्ठे हुए और इस प्रकार से एक्रीशन में पदार्थ टकराता गया। मैं उस थ्योरी को चैलेंज करता हूं, वो थ्योरी बिल्कुल गलत है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट ऐसा काम कर चुके हैं कि गैस जीएन प्लैनेट कन्वर्ट इन रॉकी प्लैनेट, इसके 8 रिसर्च पेपर हैं जो मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में इज दिस सुपर कॉन्टिनेंट नॉट ए गिगेंटिक इल्यूजन में अपलोड किए हुए हैं। ये 8 पेपर अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसे सोच वाले हैं जो ये सोचते हैं कि गैस जीएन प्लैनेट जो है जुपिटर भविष्य में जा करके पृथ्वी में कन्वर्ट हो सकता है, एक रॉकी प्लैनेट में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं ऐसी बात सोचने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन का अस्तित्व जो आया, जीवन की जो उत्पत्ति हुई, वो एआई ऑपेरिन की थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई थी जो ये बताया जाता है। हमारे चंद्रमा का जो उत्पत्ति का बताया जाता है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति का कैसे हुई, ये एक नया तरीका सामने आता है जब हम नासा के केपलर मिशन और दूसरे भी अभियान हैं जिनके द्वारा अनेक ग्रह खोजे जा चुके हैं और खोजे जा रहे हैं, आगे भी बहुत खोजे जाएंगे, अनेक चंद्रमा भी खोजे जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आप देखिए कि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति थिया नाम के
एक मंगल जैसे ग्रह के बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुक में भी जिक्र किया है इसका सर। तो ये एकदम गलत है कि वास्तव में चंद्रमा की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई थी। अब आप बताइए कि मंगल के 2 चंद्रमा है, या जुपिटर के जो 79 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, या सैटर्न के जो 82 चंद्रमा, उनकी बात कीजिए, वो कैसे बने? या यूरेनस और नेपच्यून के चंद्रमा है, जो यूरेनस के 27 चंद्रमा है और नेपच्यून के जो 14 चंद्रमा है, वो कैसे कैसे मतलब बने फिर? उनकी बात कीजिए। तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा भी पहले बड़ा था, जब सोलर सिस्टम बड़ा था तो चंद्रमा भी बड़ा था। इसी प्रकार से सोलर सिस्टम के दूसरे चंद्रमा है, गैनीमीड है, आयो कैलिटो यूरोपा गैनीमीड है, या टाइटन है, या टीटन है, या दूसरे भी है। तो इस तरह से नहीं बने थे। एक सिस्टेमेटिक कॉन्ट्रैक्शन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार से धीरे परिवर्तित होते हुए तो जीवन का अस्तित्व और उसका विकास कैसे हुआ, ये इस तरह से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से धीमी गति से जीवन विकसित हुआ और इसी तरह से वायुमंडल विकसित हुआ, इसी प्रकार से पानी का अस्तित्व आया, ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। सर एक बुक है पवन कुमार वर्मा की, उन्होंने लिखी है, आदि शंकराचार्य के ऊपर वो पूरी किताब लिखी गई है। उस किताब में सर एक चैप्टर आता है द वैलिडेशन ऑफ साइंस करके। तो जो आप यहाँ बता रहे हैं, ये तो बहुत आपने अलग मतलब बहुत आगे का बताया है। वहां थोड़ा बहुत जिक्र इस बात का ट्विस्टिंग को लेके उस किताब के अंदर आता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि दायु साइंस कम्युनिकेशन की तरफ से हो सके तो वो किताब हम आपको जरूर भेजेंगे, ताकि आप उस किताब को भी उस चैप्टर को खासकर वैलिडेशन ऑफ साइंस करके। देखिए मैं तो अध्ययन अध्यापन वाला व्यक्ति हूँ, जरूर बिल्कुल। हम भी सर, हम भी आपका आप सब लोगों का हमारे साथ दुआएं हैं सब लोगों की। तो हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं बार बार इस बात का बहुत जिक्र करता हूं कि जब आप कहीं भी इस डोमेन के अंदर जब आप कहीं किसी को कुछ बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जाते हैं, तो कितना आपने पढ़ा है वो आपकी बातों से झलकता है, क्योंकि आपके रेफरेंसेस और आपके पास उतने ज्यादा थॉट्स, उतने ज्यादा आपके पास रेफरेंस देने के लिए होते हैं जब आप कहीं जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे रेफरेंसेस इस किताब के अंदर दिए हैं, उनको आपने अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। तो ऐसे किताबें पढ़ना एक, बिल्कुल ऐसे ही सर किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी एक हैबिट है। आज के समय में कहीं ना कहीं थोड़ी वो लैक ऑफ, मैं उसको ये तो नहीं कहता कि बुरा हो रहा है कि छोड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं कम हुआ है। लेकिन हमारा बिल्कुल प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ें, क्योंकि हमारा डोमेन साइंस का है। आप हर विषय को पढ़िए, ऐसा नहीं है कि साइंस, हम साइंस का प्रोग्राम करते हैं हम कह रहे हैं कि साइंस की किताबें पढ़िए, नहीं। हर एक चीज की किताबें आप पढ़िए, पॉलिटिक्स को लेकर पढ़िए, अच्छी कविताओं को लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो जहां जहां जो जो आपका मन पढ़ने का है उस विषय को लेकर अच्छी अच्छी किताबें खूब सारी पढ़ते रहिए। हमारा डोमेन साइंस का है, हम ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों तक इन विषय को, अलग अलग विषय को। तो हमने चर्चा इस किताब के ऊपर की थी, और आगे भी जो लोग हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं वो हमें ईमेल dayusaikom@gmail पर ईमेल भी हमें लिख सकते हैं। और सर पूरी दायु साइंस कम्युनिकेशन टीम की तरफ से आपका मैं एक बार फिर से बहुत शुक्रिया सर अदा करता हूं। आपने इतना समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया। लगभग हम जब हर बार सोच के आते हैं तो 40 to 45 मिनट का प्रोग्राम सोचते हैं, लेकिन जब एक बार लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं तो फिर समय की लिमिट हम नहीं रखते इस प्रोग्राम के अंदर। तो इतना लंबा समय आपने दिया और कितने अच्छे ढंग से आपने अपनी चीजों को रखा है, और साथ में आपने इसका एक पीडीएफ किताब का मेरे को शेयर किया है। तो हम जरूर उस पीडीएफ को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आपका पूरी दायु साइंस कम्युनिकेशन की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपकी जो बाकी 2 किताबें हैं उनको लेकर भी कभी ना कभी आने वाले समय में हम चर्चा जरूर करेंगे, ताकि वो मैसेज भी लोगों तक जरूर जाए। धन्यवाद सर जी। इसके अलावा आप सर कुछ कहना चाहते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म से लोगों को, तो जरूर आप अपील कर सकते हैं सर। देखिए मेरी आदत है नया सोचने की जी, और मैं कहता हूं कि नया जरूर सोचें और कुछ ऐसा सोचें जो वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित हो, साइंटिफिक एटीट्यूड से उचित हो। और आप मेरे YouTube के चैनल को देखिए, उसमें जितने भी वीडियो हैं उनको मैंने जो अपलोड किया है, मुझे आपकी टेक्निकल टीम की आवश्यकता है कि मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आता, दूसरा मुझे एनिमेशन नहीं आता।
तो ये करने के लिए आपकी टेक्निकल टीम जब इस पे विचार करेगी कि इस एनिमेशन को थोड़ा और डेवलप करें जी, तो क्या है कि उससे क्या वो इंटरेस्टिंग और बनेगा। जी तो सर, बिल्कुल हम पूरा, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आपका जो आपने जिस ग्रुप से मुझे जोड़ा है जी, उस ग्रुप में मैं समय समय पर पोस्ट करता रहूं और आपको बताता रहूं कि भाई इस टॉपिक पर मैंने जो बोला है, जो आपने क्वेश्चन किया है, आप मुझसे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी भी प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और थोड़ा धैर्य से इस बात पर विचार कीजिए, जो कॉमन थिंग्स इन यूनिवर्स है, जो सिमिलरिटी है, जो सिमेट्रिसिटी है, जिसकी तलाश आइजैक न्यूटन भी करते थे, जिसकी तलाश स्टीफन हॉकिंग भी करते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि ऐसा एक फॉर्मूला कौन सा है जिसके द्वारा सारा यूनिवर्स ऑपरेट होता है, सारा यूनिवर्स वर्क करता है। तो मैं उसी को मैं समझा रहा हूं कि यूनिवर्स में एक कॉमन थिंग्स है। तो मैंने कंक्लूजन में यही लिखा है अपने चैप्टर में कि मैं टाइटल देना चाहता था दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, लेकिन मैंने टाइटल दिया सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी की बात है, हमारे ग्रह की बात है। हम कॉन्टिनेंट्स की रात दिन मानचित्र को देखते हैं तो सीधा सा प्रश्न हर बच्चे के दिमाग में आएगा कि ये महाद्वीप ऐसे क्यों अब दिखते हैं, क्या कोई सुपर कॉन्टिनेंट था, क्या वास्तव में ये आपस में जुड़े हुए थे, या कोई और कारण है। जी, तो आज की चर्चा का हमने खूब एंजॉय किया और खूब मजा आया, लोगों ने भी खूब देखा। तो आप सभी का धन्यवाद। जी सर, आप सबका, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है भविष्य में आपसे जरूर चर्चाएं होती रहेंगी सर। बिल्कुल सर, जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।